everyone, this is Gitanjali. Welcome back to my channel. So this video is the continuation of chapter 1 bricks, beads and bone. This is basically पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं. सारे एस्पेक्ट्स पढ़ लिए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के. उसके बाद उसका एंड कैसे हुआ, मतलब उतनी बड़ी सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया, वो हमने पढ़ा. सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब हमने ये तो पढ़ लिया, सारे एस्पेक्ट पढ़ लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी हुआ करती थी. पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इसको डिस्कवर कैसे किया गया, किस किस आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर करा था. सो व्हेन हड़प्पन सिटीज फेल इनटू ruin, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम. सो जब हड़प्पन सिटीज़ धीरे धीरे करके मतलब र्यून बन गया, खंडर बन गया, तब लोगों ने मतलब उसके बारे भूल भी गए और उनको उतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ने लगा, क्योंकि वो बहुत सारे स्ट्रैटिग्राफी के अंदर चला गया था. व्हेन men and women began living in that area millennium later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced. अब जब बहुत सारे दिन बाद जब लोग वहाँ पे रहने लग गए, तो वहाँ से जो भी कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते थे वो सबको वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते थे. वो सबका इम्पोर्टेंस क्या था, वो ऐसे ही उसको इग्नोर कर देते थे और वो जानते नहीं थे कि किस चीज़ किस समय का है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा. तो वॉश्ड बाय, तो ये सब ना जब भी कभी निकलते थे, या फिर फ्लड्स के कारण हो या फिर सॉइल इरोजन के कारण, पता नहीं लगा पाते थे, अनुमान नहीं लगा पाते थे कि ये किस चीज़ का, किस समय का आर्टिफैक्ट्स हो सकता है. नाउ इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है विच इज़ कनिंघम्स कन्फ्यूजन. मतलब कि कनिंघम कौन थे, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर कनिंघम. ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. ASI का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. मतलब ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. सो जब मिड 19th सेंचुरी में एक्सकवेशंस हुए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए, तो आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर्ड टू यूज रिटन वर्ड्स एज अ सिंगल गाइड टू इन्वेस्टिगेशन. तो तब के समय में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, तब लोग मतलब आर्कियोलॉजिस्ट क्या यूज़ करते थे, ज़्यादा प्रेफर करते थे रिटन वर्ड्स को. मतलब टेक्स्ट पढ़ते थे, इंस्क्रिप्शन पढ़ते थे और उससे ही पता लगाते थे कि क्या होता होगा उस पीरियड का, या फिर कोई भी सिविलाइजेशन होती होगी, कोई भी चीज़ होती होगी पहले ज़माने की, तो उसको पता लगाते थे कि वो कैसी होती थी, क्या होती थी. ठीक है, वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे रिटन वर्ड्स का. इनफैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक विच वॉज circa 6th century to 4th century CE. कनिंघम को ज़्यादा इंटरेस्ट अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में था, मतलब जो कि circa 6th century BC से लेके 4th century CE तक होती है, एंड लेटर पीरियड्स, उसके बाद वाले पीरियड्स में. सो ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and the 7th century CE टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स. सो वो एज अ गाइड किसको यूज़ करते थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को प्रेफर करते थे पढ़ने के लिए कि सबकॉन्टिनेंट में उस समय काल के, मतलब जो अर्ली हिस्टोरिक एज में उनका इंटरेस्ट था, उस समय पे सबकॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता था. ठीक है, और जो भी अर्ली सेटलमेंट्स होते थे उसको लोकेट करने के लिए वो उस चीज़ का, उस अकाउंट्स को प्रेफर करते थे. सो कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन. कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे जो भी इनको इंस्क्रिप्शंस मिलते थे वो उसको कलेक्ट करते थे, फिर उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट, फिर ट्रांसलेट भी करते थे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को. लेकिन अब जो ये हड़प्पन साइट्स थी, A site like Harappa was not a part of itinerary of the Chinese pilgrims. जो वो अकाउंट्स चाइनीज़ पिलग्रिम्स के रेफ़र करते थे अपनी सर्वे को कंडक्ट करने या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ढूंढते थे उनमें से. सो वो जो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी इस हड़प्पा साइट के लिए, क्योंकि वो चाइनीज़ पिलग्रिम्स का इटिनरी का पार्ट ही नहीं था. इटिनरी मतलब प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेस दैट यू विल विजिट. सो उस समय पे उनका इटिनरी का पार्ट ही नहीं था, मतलब वो उसमें प्लान का हिस्सा ही नहीं था कि ये साइट को विजिट करना है चाइनीज़ पिलग्रिम्स का. ठीक है, और ये जो हड़प्पा था इसको ना ही अर्ली हिस्टोरिक सिटी माना जाता था, और हड़प्पा जो था उनके इंटरेस्ट में या फिर उनके फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा फिट नहीं आता था. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. मतलब कि जब उनको
कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मिलते थे वहाँ से, हड़प्पा के रीजन से, तो उनकी सिग्निफिकेंस वो नहीं समझ पाए थे और ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो कितनी पुरानी हो सकती है। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. So एक बार जब एक इंग्लिशमैन ने वहाँ से एक आर्टिफैक्ट्स खोज कर या फिर उनको मिला होगा तो वो कनिंघम के पास गए, उनको दिया, तो कनिंघम उनकी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए थे और उन्होंने इस आर्टिफैक्ट को भी उसी टाइम फ्रेम के बीच में रखने का ट्राई किया। पर हड़प्पा तो उससे भी पुरानी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन उससे भी पुरानी थी, तो वो जो आर्टिफैक्ट्स थे उनके टाइम फ्रेम के बीच में फिट नहीं आते थे। सो उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये ऑब्वियस था कि वो उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए थे, उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। सो जैसे जैसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते गए, सील्स डिस्कवर होने लग गया, तो वैसे वैसे उनको पता चला कि एक सिविलाइजेशन थी जो वो जिस टाइम फ्रेम से इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ रहे थे वो उससे भी पुरानी थी। सो सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century in layers that were definitely much older than early historical levels। मतलब कि अब जब धीरे धीरे सील्स डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया तो वो एक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, जब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करे तब उन्हें बहुत सारे सील्स मिले और वो भी कहाँ से, बहुत ज़्यादा नीचे के लेयर से, मतलब जो पुराने थे अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी पुराने लेयर पे मिले, मतलब वो सील्स। तब तो इसका मतलब ये है कि वो अर्ली हिस्टोरिकल लेवल से भी पुराने हैं। वैसे ही एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे राखल दास बैनर्जी, उन्हें भी वैसे ही सेम सील्स मिलने लगी मोहनजोदारो पे, मतलब मोहनजोदारो भी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है। सो इन 1924 जॉन मार्शल, who was the Director General of ASI, announced the discovery of a new found civilization which was contemporary with Mesopotamia। मतलब कि जो ये सिविलाइजेशन उनको मिली, एक जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उससे भी पुरानी कोई सभ्यता थी जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी। ठीक है, तो जो 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस कर देते हैं कि एक नई सिविलाइजेशन मिली है जो कि कंटेम्परेरी विद मेसोपोटामिया है। इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। अब इससे एक क्वेश्चन भी आता है, वो है कि बताइए जॉन मार्शल जो कि एक डायरेक्टर जनरल थे इंडिया के, वो उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म करा और या फिर मेजर चेंज कैसे इंडियन आर्कियोलॉजी में उनके वजह से आया। सो ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। मतलब कि एक पहले बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस वगैरह कंडक्ट करवाए। उनकी जो एक्सपीरियंस थी इस फील्ड में वो इंडिया में लेकर आए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड। मोर इम्पॉर्टेंटली, दो लाइक कनिंघम, he too was interested in spectacular finds. He was equally keen to look for patterns of everyday life। मतलब कि हालांकि ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे लगाया इस फील्ड में इंडिया में, पर वो भी कनिंघम की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? इन स्पेक्टिकुलर फाइंड्स। इक्वली कीन थे एवरीडे पैटर्न को समझने की, कोई भी सिविलाइजेशन की एवरीडे पैटर्न्स को समझने में। पर अब इन्होंने भी एक गलती की। He tended to excavate along regular horizontal units, ignored the stratigraphy। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्कियोलॉजी, जब सर्वे करते हैं या फिर खुदाई होती है उस समय पे, एक्सकवेशन होते हैं उस समय पे, कि स्ट्रैटिग्राफी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो सब जो चीज़ें होती है, आर्टिफैक्ट जहाँ से मिलते हैं, वो सब ज़मीन के अंदर रहते हैं और वो बहुत सारे लेयर्स में भी रहते हैं। तो मतलब स्ट्रैटिग्राफी का मतलब यही है कि एक लेयर पे वो हो सकता है कि दूसरे सिविलाइजेशन या फिर दूसरे टाइम फ्रेम का हो और दूसरे जो कुछ नीचे और जाके आर्टिफैक्ट्स मिले वो उस टाइम फ्रेम के ना हो और दूसरे टाइम फ्रेम के हो। सो इस वजह से स्ट्रैटिग्राफी फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि उन्होंने इग्नोर करा। आर्टिफैक्ट्स ग्रुप टुगेदर इवन इफ, तो इससे क्या हुआ कि आर्टिफैक्ट्स थे, उन्होंने एक्सकवेशन करवाए, जब भी खुदाई करवाई तो सारे आर्टिफैक्ट्स अभी मिले थे, एक तरीके से उसको एक जगह पे रखवा दिया, जिससे क्या हुआ कि स्ट्रैटिग्राफी मतलब पता नहीं लगी कि कौन से टाइम फ्रेम की कौन सी आर्टिफैक्ट थी।
इससे क्या हुआ कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमें मिल सकती थी हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए, वो नहीं मिल पाई। तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई थी। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। सो अब तो बात हो गई कि डिस्कवरी कैसे हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया, और मतलब ये सब जो फैक्ट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, और आंसर राइटिंग में भी बहुत मदद करते हैं। तो आप बुक की पैराग्राफ को ज़रूर रीड करिएगा। नाउ इस टॉपिक में कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस हुई इंडियन आर्कियोलॉजी में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, वो इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ने वाले। सो इट वॉज रेम व्हीलर आफ्टर ही टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई in 1944 who rectified this problem। कौन सी प्रॉब्लम? स्ट्रैटिग्राफी वाली की। पहले के आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, बस एक्सकवेट करते थे, खुदाई करते थे और स्ट्रैटिग्राफी को बिल्कुल इग्नोर करते थे, स्ट्रैटिग्राफी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है। पर जो ये रेम व्हीलर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं 1944 में इंडिया के, उन्होंने इस चीज़ को बहुत नेसेसरी समझा टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी। और अगर हम इनके बारे थोड़ा जाने तो ये कौन थे, ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे हु ब्रॉट अ मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। सो अब आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ। आज की जो फ्रंटियर्स है, बाउंड्रीज है, कंट्रीज है कि ये बाउंड्री वो बाउंड्री, तो उस समय पे ये सब कुछ नहीं होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का इन सब से कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था, प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्री से कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, जब पार्टीशन हुआ कंट्री का, तो उससे क्या हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी मेजर साइट्स थी वो पाकिस्तान में है अब। This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India also। मतलब कि आधा से ज़्यादा सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो इंडिया में भी साइट्स ढूंढना पड़ रहा था आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने के लिए। तो उन्होंने एक्सकवेशन किया, एक्सटेंसिव सर्वे किया इन कच्छ एरिया दैट हैज रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स। फिर बहुत से नए नए साइट्स डिस्कवर हुए इंडिया में, जैसे कि कालीबंगल, लोथल, राखीगढ़ी एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा that has been discovered, explored and excavated as part of these efforts। fresh explorations continue। मतलब कि बहुत सारे साइट्स इंडिया में भी पाए गए। पहले मेजर साइट्स जो कि एक्सकवेट हुए थे वो हड़प्पा थे, मोहनजोदारो थे, पर अब बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि इंडिया में भी पाई गई हैं, जैसे बनावली, कालीबंगन, मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा। ये सब साइट्स को भी सर्वे किया है, इन सब से भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं जो कि बहुत कुछ बताते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब समय के साथ आर्कियोलॉजी के तरीके में भी, आर्कियोलॉजिस्ट के सर्वे के तरीके में भी बहुत चेंजेस आए हैं। जबकि पहले के समय में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा कीन होते थे टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस, अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। जहाँ बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट पहले के बहुत ज़्यादा कीन हुआ करते थे कल्चरल सीक्वेंस को समझने के लिए, वही बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि एफर्ट डालते थे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। मतलब कोई स्पेसिफिक साइट्स है, कोई भी स्पेसिफिक साइट है, वो इस जगह पे क्यों लोकेटेड है, कोई स्ट्रैटेजी थी क्या उस समय पे, वो सब समझना चाहते हैं। So since the 1980s there has also been growing international interest in हड़प्पन आर्कियोलॉजी। मतलब हड़प्पन साइट्स के बारे जब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया से भी थोड़ा पुराना ही है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट का भी इंटरेस्ट ग्रैब करता है। वो लोग भी बाहर से आके यहाँ इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स को एक्सकवेट करते हैं। Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro। So subcontinent से भी beyond that also archaeologists come here and excavate at various Harappan sites and they try to know more and more about these sites। अब जो बाहर से आर्कियोलॉजिस्ट आ रहे हैं वो बहुत सारे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स को भी लेके आ रहे हैं अपने साथ यहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान यूज करने के लिए। कैसे टेक्निक्स? सरफेस एक्सप्लोरेशंस जैसे टेक्निक्स टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स एंड as well as to minutely analyze every scrap of available evidence। मतलब जैसे कि सरफेस एक्सप्लोरेशन होता है कि वहाँ पे
सरफेस एक्सप्लोरेशन होता है, मतलब ज़मीन की खुदाई में जो भी कुछ मिलता है, जैसे ट्रेसेस ऑफ क्ले, थोड़ी बहुत क्ले मिल जाती है, फिर स्टोन, मेटल्स, जो भी कुछ मिलते हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स भी। सो वो लोग हर एक कुछ को इस्तेमाल करते हैं, जो भी कुछ अवेलेबल एविडेंसेस होते हैं वो सबको वो बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं, ताकि जो भी कुछ है पता लग जाए। क्योंकि इसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो डेसिफर नहीं हुई है, मतलब उसको पढ़ा नहीं गया है, तो हमें जो भी कुछ समझने को मिलेगा वो सब इन आर्टिफैक्ट्स पे ही डिपेंड करता है। So with this we come to an end of this video. Now in our next video we'll see part 5 of this chapter, which will be the last part of this chapter. In that video we'll conclude this chapter, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. तब तक के लिए thank you.